ब्लेसिंग्स टू माई ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया और आप सभी ने अच्छा स्कोर किया ऑनलाइन टेस्ट में। तो इस तरह हमने 200 प्लस MCQ का प्रैक्टिस कर लिया। आगे और आप करते रहिएगा प्लीज़। आज जो हमारा रिप्रोडक्शन यूनिट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। इस चैप्टर से बेटे नीट में और बोर्ड में दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यह चैप्टर भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। जो है पिछले नीट में भी इससे क्वेश्चंस आए थे और बोर्ड में तो हर साल इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले तो हम ये समझें कि आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। वैसे तो हेडिंग से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो हेल्थ की बात हो रही है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात हो रही है और उसके नॉर्मल फंक्शनिंग की बात हो रही है। कहने का मतलब कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी किसको बोलेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी किसको बोलेंगे, ऐसा पीपल, ऐसा पर्सन जिनका हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो और फंक्शनिंग नॉर्मली, और फंक्शनिंग नॉर्मली, है ना। हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन अगर हो तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। लेकिन ये अगर आप छोटे एस्पेक्ट में कहें तो, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन है वो थोड़ा और आगे जाता है। क्या कहते हैं WHO कि टोटल वेलबीइंग, टोटल या कंप्लीट वेलबीइंग, कंप्लीट वेलबीइंग इन सोशल, फिजिकल, behavioral, and emotional aspect in reproduction। ये परिभाषा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। कहने का मतलब कि एक पर्सन या इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तभी कहलाएगा अगर वो पूर्ण रूप से वेल है एकदम। तो बेसिस कौन कौन सा होना चाहिए? सामाजिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, बिहेवियर आचरण के तौर पे, और इमोशनल भावनात्मक तौर पे भी अगर ये वेल है। इन चारों हिसाब से अगर कोई वेल है किस मामले में? रिप्रोडक्शन के मामले में, तो उस पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहेंगे, है ना। कहने का मतलब कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हम किसको बोल सकते हैं? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हम किसको बोल सकते हैं? उस सोसाइटी को बोल सकते हैं जहां के पीपल के पास
नॉर्मल कौन कौन नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, और मेन बात समझिएगा, और उस सोसाइटी के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में इमोशनली और बिहेवियरली इंटरैक्ट करे। किस मामले में? सेक्स रिलेटेड या रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। एंड इंटरैक्शन इमोशनली and behaviorally in reproductive या reproduction related aspect। बस आपको समझना है, नोट्स में सब कुछ लिखा रहेगा। अच्छा, तो ये था रिप्रोडक्टिव हेल्थ या कौन पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। कहने का मतलब कि वो पर्सन या इंडिविजुअल हेल्दी है जिनके पास हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जाहिर है अगर हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसका फंक्शन भी नॉर्मल होगा, चाहे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो, सब वेल डेवलप्ड हो और सबके फंक्शन नॉर्मल तरीके से होता रहे, उस पर्सन को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहेंगे। अब सवाल उठता है कि इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम मेंटेन कैसे करें और करवा सकते हैं पूरे इंडिया के या वर्ल्ड के पीपल को, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में, और उसका प्लान क्या क्या होना चाहिए। और आप जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर मेंटेन करके न रखा जाए तो कई जो है इंडेमिक्स, डिफॉर्मिटीज, डिजीजेस, डिसऑर्डर्स होंगे और हो रहे हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम्स भी हैं, और हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजीज भी बनाया है, प्लान भी बनाया है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो पहले देखें आखिर कौन कौन सा प्रॉब्लम है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में आड़े आ रहा है, बैरियर बन रहा है। तो देखते हैं प्रॉब्लम्स, पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिर उसका स्ट्रैटेजी या प्लान देखेंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं या जिसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे इंडिया में है वो है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन या यूं कह लें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। आप कहेंगे कि सर अगर ओवर पॉपुलेशन है तो इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या लेना देना है। अरे अगर ओवर पॉपुलेशन होगा तो सभी को प्रॉपर हेल्दी डाइट मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। अगर प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं मिलेंगे, बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलेंगे तो हेल्दी रह पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही गड़बड़ हो जाएगा। और अगर ओवर पॉपुलेशन है तो सभी को शिक्षा नहीं मिल पाएगा प्रॉपर, और शिक्षा नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा? सामाजिक बुराइयां शुरू होंगी, सोशल इविल शुरू होंगे, क्रिमिनलिटी शुरू होगा, लॉ एंड ऑर्डर खत्म होगा, है ना, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। तो ये बात मेन यहाँ क्या फोकस है? मेन फोकस है अगर ओवर पॉपुलेशन होता है किसी भी कंट्री का तो वहां के इंडिविजुअल्स को दो चीज प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे, या यूं कहें तीन चीज। वो क्या क्या? सबसे बड़ा एजुकेशन, दूसरा फूड, और तीसरा स्पेस, है ना। स्पेस, जगह ही नहीं रहेगा, कहाँ रहेंगे भाई? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश में सबसे बड़ा जो मॉन्स्टर है खड़ा वो है ओवर पॉपुलेशन। दूसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस
लैक ऑफ अवेयरनेस about सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, है ना। मतलब सेक्स रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसमें जागरूकता की कमी है लोगों में, है ना। कुछ मतलब कई लोग तो हैं जो खुद साइंटिस्ट बनते हैं, जो सही नहीं है, वो फिर भी वो मन में कहते हैं नहीं ये होता है, जैसे कि फलाने मेडिसिन लेने से फलाना साइड इफ़ेक्ट होता है, जबकि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ ना, ये बात है। और मिसकॉन्सेप्शन भी होते हैं, मतलब आधी अधूरी जानकारी होती है उनके पास। तो हमारे इंडिया के पीपल में जागरूकता की कमी है। उनको लगता है अरे छोड़ो इसमें क्या रखा हुआ है, बट उनको नहीं पता कि इसी में सब कुछ रखा हुआ है। इसी से हम एक हेल्दी प्रोजेनी को जन्म दे सकते हैं। हेल्दी रहेगा प्रोजेनी यानी चाइल्ड, तभी वो हेल्दी कैरियर बना सकता है ना। इसको ये कह करके नहीं टालना होगा कि छोड़िए इसमें क्या रखा हुआ है। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है बेटे, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ये कि हमारे इंडिया में अर्ली मैरिज भी होता है, अर्ली मैरिज भी होता है। मतलब कई पेरेंट्स को मैंने खुद देखा है, बेटा जी मेरा जिम्मेदारी आपको एजुकेट करना और आप सबकी जिम्मेदारी समाज को एजुकेट करना और अवेयर बनाना, है ना, ये बात है। तो अर्ली मैरिज मतलब जैसे ही फीमेल जो है प्यूबर्टी अटेन करी, शादी करा दो भाई। तो अगर शादी हो जाएगी तो क्या हुआ कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुए हैं अभी, नहीं। अच्छा, उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो अर्ली मैरिज हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। और पहले तो बाल विवाह भी होता था, चाइल्ड मैरिज भी होता था। इससे क्या होता है, अर्ली मैरिज अगर करते हैं तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फुल्ली मैच्योर नहीं हो पाता है ना, फुल्ली मैच्योर नहीं हो पाता है। ये फिर क्या जन्म देता है? डिफॉर्मिटीज को। मतलब जो बच्चे पैदा लेंगे, जो प्रोजेनी होगा, वो डिजीजेस, डिसऑर्डर्स, आप याद करें टेरेटोजेनी, है ना, अनसेफन्ड बेबी पैदा होगा। क्यों भाई? क्योंकि अर्ली मैरिज अगर हम करेंगे तो जो फीमेल का यूटरस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इवन साइकोलॉजिकली शी इज नॉट रेडी, है ना, ये बात है। डिफॉर्मिटी होगा। और क्या प्रॉब्लम है हम लोग के पास? एक और प्रॉब्लम है, वो क्या कि अगर अर्ली मैरिज करेंगे, डिफॉर्मिटी होगा, तो देखिए यहाँ पे मदर मोर्टालिटी रेट, मोर्टालिटी मतलब डेथ, मृत्यु, एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बढ़ जाएगा और बढ़ा हुआ है ना। अगर ये सब चीजें होते हैं तो मदर मोर्टालिटी रेट, जिसको कि MMR भी बोलते हैं, मदर मोर्टालिटी रेट, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इसको IMR भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये एब्रिविएशन आ चुका है ना। तो अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा हमारे समाज का प्रॉब्लम है कि अर्ली मैरिज नहीं करना है ना, बच्चियों को फुल्ली मैच्योर होने देना है ताकि वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली और मैच्योर हो जाए, ताकि वो हर चीज़ को जान पाए और प्रॉपर केयर कर पाए, ताकि न डिफॉर्मिटी हो और ना ही मदर। आप आज भी सुनेंगे आपकी विलेजेस में, इवन टाउन्स में, कि जो है पार्चुरेशन के टाइम में मदर और इन्फेंट दोनों का डेथ हो गया। उसी को तो बोलते हैं MMR और IMR, उसके दर को, है ना। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है भैया?
हमारे समाज के 90% लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पता ही नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पता नहीं है, और इसका जीता जागता उदाहरण है HIV एड्स, है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कितने हैं, इसके सारे डिटेल्स हम इसी चैप्टर के लास्ट में देखेंगे, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम है बेटे, और इससे हमें निजात पाना है। I mean, हमारे गवर्नमेंट को निजात पाना है, इसको दूर करना है। तब वही स्ट्रैटेजी हो गया, वही प्लान हो गया, है ना, ये बात है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रैटेजीज, प्लान क्या क्या है इसको दूर करने के। जो स्ट्रैटेजीज हैं वो मेनली उस स्ट्रैटेजी को सक्सेस होने के लिए 2 प्रोग्राम बनाया गया। पहला प्रोग्राम था बेटे फैमिली प्लानिंग, मतलब ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए। फैमिली प्लानिंग ये कब इन्वेंट किया गया था, हमारे देश में कब स्टार्ट हुआ था? तो 1951 में। 1951 में ये क्वेश्चन भी MCQ में आ चुका है। फैमिली प्लानिंग में जो गोल था वो था कि एवरी कपल विल हैव मैक्सिमम 2 चाइल्ड, है ना, जिसको हम कहते थे हम दो हमारे दो। और आप देखते हो एडवर्टीजमेंट भी आता है बच्चे 2 ही अच्छे, है ना। क्यों भैया? ओवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए। तो पहला प्रोग्राम जो आया फैमिली प्लानिंग कब आया? 1951 में। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड हमारा इंडिया पहला था या है जिन्होंने फैमिली प्लानिंग नाम का प्रोग्राम स्टार्ट किया, है ना। अच्छा, दूसरा प्रोग्राम था बेटे, इसी को और मॉडिफाई किया गया बाद में, उसका नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसको हम एब्रिविएटेड फॉर्म में RCH भी बोलते हैं। इसलिए बेटा इसको मॉडिफाई किया गया या बढ़ाया गया कि इस फैमिली प्लानिंग में केवल कपल का ही केयर हो पाता था, लेकिन चाइल्ड का नहीं हो पाता था, या यूं कहिए मदर का प्रीनेटल और पोस्टनेटल केयर नहीं हो पाता था। तो फिर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम का 2 एम था मेनली। क्या क्या बेटा? 2 एम था इस प्रोग्राम का, एंड दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय आवर गवर्नमेंट। पहला एम था क्रिएट अवेयरनेस। आप तो जानते हो ना कि जागरूकता की कमी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। क्रिएट अवेयरनेस द पीपल अबाउट, वो हम आगे बताएंगे, अबाउट सेक्स एजुकेशन, अबाउट सेक्स क्राइम्स, अबाउट इम्यूनाइजेशंस, एवरीथिंग, या जो प्रॉब्लम थे उसके बारे में। और दूसरा, प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट टू बिल्ड अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, है ना। ये RCH का 2 एम था मेनली। तो अवेयरनेस कैसे करवाया जाएगा और करवाया जा रहा है, ये हम अभी आगे बताते हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस के लिए क्या क्या किया जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा?
तो सबसे पहले मैं लिख दूं, टू क्रिएट अवेयरनेस सरकार ने क्या क्या किया। तो सबसे पहली बात, अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स जैसे कि लोगों को हम बताएं कि भैया एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं ये बहुत खतरनाक होता है। अगर जो कपल हैं, मेल और फीमेल हैं, जो पेरेंट्स हैं या जो भी प्यूबर्टी अटेन किए हैं, वो ध्यान दें इस बात का कि ये जानलेवा है, और जानलेवा ही नहीं है, ये इतना जानलेवा है कि कई इंडेमिक्स करवा सकता है ये, है ना। जैसे कि HIV आप जानते हो। अच्छा, अबाउट इनफर्टिलिटी, जब आप आगे पढ़ाऊंगा STD को आपको ना, तो कई STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसे हैं जिनको अगर ट्रीट न करवाया जाए या इग्नोर कर दिया जाए तो फिर वो कभी मां बनने लायक नहीं रह जाएंगी, यानी इनफर्टाइल हो जाएंगी वो। ये बात है, इतना खतरनाक है STD। अच्छा, और किसके बारे में भाई? तो बर्थ कंट्रोल के बारे में, बर्थ कंट्रोल के बारे में, या यूं कहिए कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। अच्छा, और किसके बारे में? चाइल्ड एंड मदर हेल्थ केयर, है ना। मतलब या यूं कहिए प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर के बारे में, केयर के बारे में। और किस चीज के बारे में? मेंस्ट्रुएशन के बारे में। आज भी हमारे ही इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि अगर फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो कई ऐसे हमारे समाज में अब भी हैं अजीब अजीब लोग, उनको बड़ी अजीब नज़र से देखते हैं और उनको कुछ टच नहीं करने देते। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड इफ दिस डजंट अकर, ए फीमेल वॉन्ट बी एबल टू गिव अ बर्थ टू चाइल्ड, है ना। बट इसको अवेयरनेस करना है भैया सब चीज के बारे में पीपल को, कि ये जानना जरूरी है उनको कि ये बुरी चीज नहीं है, नेचुरल चीज है ये। अच्छा, और क्या करना है? अवेयर किसके बारे में करना है? तो सेक्स एजुकेशन देना है ना। तो ये हो गए सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट पे अवेयर करना पीपल को, है ना। अच्छा, अब दूसरा देखिए, दूसरा। अच्छा, ये जो पीपल को अवेयर करवाया जाता है बेटे, या दूसरा ले लीजिए सेक्स एजुकेशन, दूसरा अवेयरनेस, वो पहला था। दूसरा सेक्स एजुकेशन, किसको? पीपल को। मैं तो आपको दे ही रहा हूं, पीपल को, लोगों को, मेल फीमेल दोनों को। क्या किस बारे में एजुकेट करेंगे हम पीपल को? तो हम पीपल को ये समझाएंगे कि देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत खतरनाक है, उससे बचिए। तो जानेंगे हम तभी ना बचेंगे। अच्छा, इस सेक्स एजुकेशन को देने के लिए कुछ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। क्या करते हैं वो, कैसे देते हैं? तो वो हमें ऑडियो विजुअल, देखते हो FM पे आता है बच्चे दो ही अच्छे, तो वही हुआ ना, अवेयरनेस फैलाना ही हुआ। विजुअल देखते हो अमिताभ बच्चन साहब आते हैं और अवेयर करते हैं पीपल को। और मैगजीन में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है इन चीज़ों के बारे में कि इससे बचें, ये अच्छी चीज़ नहीं है ना, ये पता है आपको। दूसरा, ये तो एजुकेशन हो गया। तीसरा, किस चीज़ में अवेयर करना है? तो टू क्रिएट अवेयरनेस
टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सोशल इविल्स, जिसको आप सामाजिक बुराइयां कहते हो। पीपल को ये हमें अवेयर करना है कि खास करके जो टीनेजर्स हैं, लाइक यू, जो टीनेजर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि सेक्स अब्यूज़ होता है और क्राइम्स होता है ना। अच्छा, दूसरा, हमें पीपल को और मेल फीमेल को अवेयर करवाना है अबाउट यूज ऑफ ड्रग्स, टोबैको एंड अल्कोहल। आपको उन्हें बताना है कि these substances are very dangerous, these substances are known as teratogens and these substances can cause fetal deformity and that is why these are known as teratogens, है ना। तो इन चीजों के बारे में अवेयर करना है ना, ये बात है। अब अगला चीज जो हम आपको दिखा, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कुछ और प्रोग्राम्स हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट करवाया गया, जिसके द्वारा क्या क्या किया गया मैं लिख देता हूँ। फ्यू मोर प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। क्या क्या? मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ओके, जो है ये गोल रखा गया कि हमारे देश का कोई बच्चा बिना वैक्सीनेशन या टीकाकरण के, उसी को तो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को जो कि हम आर्टिफिशियल रूप में देते हैं, वैक्सीन टीका देते हैं, कोई न रहे। यानी पहला जो था वो मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। दूसरा प्रोग्राम में क्या स्टेप लिया गया? लीगली बैन, लीगली कह लो या स्टैच्यूरी कह लो, जिसको आप संवैधानिक या कानूनी रूप से बैन, किस चीज पे भैया? तो ऑन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस भी डिटेल में आपको लास्ट में बताऊंगा, बट थर्ड चैप्टर में मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं, है ना। मेनली एमनियोसेंटेसिस इसलिए किया जाता है टू डिटेक्ट एनी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और डिफेक्ट इन द फीटस। लेकिन यहां के कुछ बैड एलिमेंट्स इसका दुरुपयोग करने लग गए, मिसयूज करने लग गए। किस लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए। और इसको इसलिए बैन कर दिया गया कि आदमी क्या करते थे, देखते थे कि भाई बेटा है कि बेटी, हालांकि मूर्ख है वो, उन्हें पता ही नहीं है कि जब तक बेटी नहीं आएगी तो फिर आपको बेटा कहाँ से होगा और आगे कैसे बढ़ेगा। बट क्या करेंगे, तो वो क्या करते थे, सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लेते थे। भैया अगर बेटी है तो चलो भाई शुरू कर दो, उसको मारो। एक से एक पापी है दुनिया में ना। फीमेल फीटिसाइड, साइड मतलब किलिंग, फीटी मतलब फीटस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। तो ये लीगली बैन कर दिया गया। किस टेस्ट को? एमनियोसेंटेसिस को, है ना। अच्छा, और किस चीज का प्रोग्राम में स्टेप लिया गया बेटा? मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ, है ना। मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनिटी किसको बोलते हैं बेटा? प्रेगनेंसी से लेकर के प्रीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, इम्यूनाइजेशन, है ना। इन सब को मिलाकर के एक टर्म दे दिया गया है
क्या? मैटरनिटी, है ना। इम्यूनाइजेशन मतलब जस्ट आफ्टर बर्थ, ये नहीं कि जिंदगी भर होता रहेगा तो वो मैटरनिटी में आएगा, नहीं। इम्यूनाइजेशन क्या क्या दिया जाता है वो अभी आगे बताता हूं मैं जस्ट, ओके। अब देखिए बेटा, ये कुछ और प्रोग्राम स्टार्ट करवाए गए हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, इस प्रोग्राम को, इस सारे प्रोग्राम सुचारू रूप से चले, प्रॉपरली चले, इसके लिए अब मान लीजिए केवल प्लान बनाने से तो नहीं होगा ना, ये जो है जमीन पे दिखना चाहिए, ये गांव ब्लॉक स्तर पे दिखना चाहिए, नहीं तो फिर क्या किया गया, अप्रैल 1 1958 को, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, अप्रैल 1 1958 को हमारा देश को 5000 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में बांट दिया गया, है ना। इंडिया डिवाइडेड इनटू 5000 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, ठीक है। पूरे देश को 5000 ब्लॉक में बांट दिया गया, जिसको कि नाम रखा गया कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। अच्छा, हर ब्लॉक में, समझिएगा, हर ब्लॉक में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया गया, जिसको कि हम पीएचसी भी बोलते हैं, और 3 सब सेंटर दिया गया। सब सेंटर मतलब इनके ब्रांचेस, ताकि हर जगह पहुंच पाए। हर एक ब्लॉक में एक प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसको कि हम पीएचसी भी बोलते हैं, और उनके साथ 3 सब सेंटर्स, है ना, दिए गए। और ये जो पीएचसी है बेटे, ये किसके अंडर आता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब इस पीएचसी का क्या एम था, या क्या एम है, या गोल है, क्या करते हैं ये, दे प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, मतलब कि जब मदर आएंगी, प्रेग्नेंट हैं, तो उनको बताया जाएगा कि आपको कैल्शियम लेना है, आपको विटामिन्स लेना है, आपको आयरन लेना है ना। इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, कैसे लेना है, कितने टाइम लेना है, कब लेना है, गाइड किया जाएगा, और जरूरत पड़े तो असिस्टेंट दिया जाएगा, हेल्प किया जाएगा, है ना। असिस्टेंस दिया जाएगा किसको बेटा, टू मदर्स। उनको बताया जाएगा कि देखिए कितना जरूरी है ये चीज, अगर आपको और आपके अंदर पल रहे बच्चे को हेल्दी रखना है तो। अच्छा, ये जो पीएचसी होते हैं ना बेटे, हर पीएचसी में ट्रेंड नर्सेस होती हैं और मिडवाइफ्स होती हैं। मिडवाइफ्स किसको बोला जाता है, तो मिडवाइफ्स बोला जाता है जिसको आप हिंदी में दाई बोलते हो ना। इसका भी कोर्स होता है, जैसे कि एएनएम वगैरह करते हैं, तो एएनएम से नीचे और मिडवाइफरी का ब्रांच होता है, तो उसको मिडवाइफ्स बोलते हैं ना। तो हर पीएचसी में ट्रेंड नर्सेस और मिडवाइफ्स होते हैं, दाइयां होती हैं। तो ये तो पहला एम और गोल है इनका। दूसरा गोल ये है बेटा कि टू इंश्योर सेफ डिलीवरी, है ना, सेफ डिलीवरी या पार्चुरेशन जिसको बोलते हैं आप, एंड पोस्ट नेटल केयर, ठीक है। और थर्ड और लास्ट
इम्यूनाइजेशन एंड प्रोफिलैक्सिस यानी ट्रीटमेंट अगेंस्ट एनीमिया एंड मैलन्यूट्रिशन। इनका ये ध्यान देना काम है किनका, पीएचसीज का, कि कोई भी बच्चा एनीमिक ना रह जाए, कोई भी बच्चा कुपोषित ना रह जाए, है ना। ये पीएचसी का गोल भी है, एम भी है और जो है वर्क भी है ना। अच्छा, 1974 में WHO ने खुद एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया। बस वो देख लें, फिर आज हम लास्ट करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं बेटे, इन 1974 बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन launched a program named by Universal Immunization Program। कब? तो 1974 में, ठीक। इसका एम क्या था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, कि दुनिया का हर चाइल्ड इम्यूनाइज्ड हो, खास करके 6 डिजीजेस के लिए। खास करके कितने डिजीजेस के लिए बेटा जी? 6 डिजीजेस के लिए। कौन कौन? डिप्थीरिया, मीजल्स, पोलियो, पर्टुसिस, जिसको आप वूपिंग कॉफ भी बोलते हो, ये सब पढ़ेंगे हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। सबके ट्रीटमेंट भी बताऊंगा आपको इंटरेस्टिंगली। वूपिंग कॉफ, उसके बाद टेटनस एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक ना। ये 6 डिजीजेस के लिए WHO ने यूनिवर्सल या ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया और उनका गोल था कि एक भी बच्चा दुनिया का इस डिजीज से जो है सफ़र ना हो, वो इम्यूनाइज्ड हो जाए, वो वैक्सीनेटेड हो जाए, वो सुरक्षित हो जाए। लेकिन हमारे कंट्री में ये प्रोग्राम 1985 में लॉन्च हुआ और उसका नाम रखा गया बेटे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या शेड्यूल, ठीक है। वही एम था इसका। तो इसमें बेटा जो प्रोग्राम चलाया गया वो 6 डिजीज से बचने के लिए चलाया गया, जिसको कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या प्रोग्राम कहा गया। इसमें एक टेबल बनाया गया, सरकार के द्वारा हर पीएचसी को दिया गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को दिया गया, और उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि किस एज में बच्चे को वैक्सीन देना है, इम्यूनाइज्ड करना है, और किस एज में मदर को देना है। तो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि एक टेबल हमने आपसे शेयर किया है। देखिए, इसमें बच्चे का एज जब 3 to 12 मंथ्स होता है तो उस समय डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस तीनों को का मिला के 3 डोज दिया जाता है। और कब? तो इंटरवल 4 to 6 वीक्स। और उसी समय पोलियो का ऑरल ड्रॉप दिया जाता है, ऑरल 3 डोजेस एट इंटरवल ऑफ 4 to 6। उसके बाद उसी समय बीसीजी, जिसको आप बोलते हो बैसिलस काल्मेटे-गुएरिन साइंटिस्ट का नाम है और ये बैक्टीरिया से सुरक्षा देता है। तो ये 19 to 15 मंथ्स पे मीजल का वैक्सीन 1 डोज,
18 to 24 मंथ्स डीपीटी का बूस्टर डोज, पहला डीपीटी का बूस्टर जो दिया वो बूस्टर नहीं था, हाँ, जो 18 to 20 मंथ पे दिया जाएगा वो बूस्टर डोज दिया जाएगा उसको और आगे बढ़ाने के लिए, और फिर पोलियो का बूस्टर डोज दिया जाएगा। 5 to 6 ईयर्स में डिप्थीरिया टेटनस का बाइवेलेंट वैक्सीन दिया जाएगा बूस्टर डोज, और टाइफाइड वैक्सीन 2 डोज एट द इंटरवल ऑफ 1 to 2 मंथ्स। 10 ईयर्स में टेटनस टैक्सॉइड बूस्टर और टाइफाइड बूस्टर दिया जाएगा। 16 ईयर एज जब होगा बच्चे का तो उस समय टेटनस टैक्सॉइड बूस्टर डोज लास्ट और टाइफाइड बूस्टर वैक्सीन डोज लास्ट। अच्छा, अब मदर की बारी। अगर मदर प्रेगनेंसी के पहले ही इम्यूनाइज्ड थी, अगर वो वैक्सीनेटेड थी, तब क्या किया जाएगा? सिर्फ एक बूस्टर डोज दिया जाएगा टेटनस टॉक्सॉइड का जब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसके 4 वीक यानी 1 महीना पहले। और अगर वो लेडी या वुमन इम्यूनाइज्ड नहीं है पहले से, प्रेगनेंसी के पहले से, तो उनको टेटनस टैक्सॉइड का 2 डोज दिया जाएगा। पहला डोज प्रेगनेंसी के यानी जेस्टेशन पीरियड के 16 to 24 वीक्स में, और सेकंड 24 to 32 वीक्स प्रेगनेंसी के इंटरवल पे दिया जाएगा। तो ये जो हमने बताया बेटा, ये सिर्फ आपको पढ़ना ही नहीं है, समाज को एजुकेट करना हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, मोरल ड्यूटी है हमारा, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। थैंक यू।